नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ वेल्थ क्रिएशन टिप्स के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम शेयर मार्केट, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड लर्निंग की जर्नी पर आपके साथ हैं। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी जो टॉप इकोनॉमी की कंपनीज हैं या निफ्टी की जो टॉप कंपनीज हैं, उसमें हम इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन बहुत कम है और फॉरेन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स तो चलो हमारा ही पैसा है, बट डायरेक्टली हमारा पार्टिसिपेशन उन कंपनियों में बहुत कम है। वो कंपनी देखने को स्लो मूविंग लगती हैं, लार्ज कैप्स हैं, ब्लू चिप्स हैं, बट अगर हम उनकी बोनस हिस्ट्रीज में जाएंगे तो हम हैरान हो जाएंगे कि वो जो 2-3 साल 4 साल बाद अगर एक बोनस शेयर दे देती हैं तो अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन हमारी बहुत ज़्यादा होती है। और ये हमारे ऊपर है कि हम अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एलोकेट करें प्रॉपर। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में प्रॉपरली ये मैनेज्ड होना चाहिए। और उस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जब बाहर वालों का, बड़े इन्वेस्टर्स का इन कंपनियों में बिलीव है तो हमारा क्यों नहीं आता। शायद वो क्विक गेन्स के कारण है, या हमें नॉलेज नहीं है, या हम शेयर प्राइस बड़ा देखकर उसको लेने में डरते हैं। तो आज की वीडियो में उसी वीडियो को मैं एक्सटेंड करते हुए एक कंपैरिजन लेकर आया हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है वो कंपैरिजन, कि किसी भी सेक्टर की एक टॉप कंपनी और उसकी छोटी सी कंपनी। तो टॉप सेक्टर वाली कंपनी का प्राइस बहुत बड़ा है, शेयर प्राइस थाउजेंड्स में है। छोटी कंपनी जिनको हम पेनी स्टॉक भी बोल देते हैं, या 10, 20, 40, 50 रुपए वाली कंपनी, तो उनका मैंने कंपैरिजन किया है। और इस कंपैरिजन से हमें ये निकल कर आएगा कि हमारी साइकोलॉजी क्या है, इन्वेस्टर साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। ये वीडियो हमें इन्वेस्टर साइकोलॉजी को भी समझने में पता चलेगा। दूसरा, हमें ये पता चलेगा कि वेल्थ क्रिएशन की पूरा फायदा हम क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारा माइंडसेट और साइकोलॉजी इस तरह की बन चुकी है कि हम उसको, अपनी इन्वेस्टमेंट को राइट हैंडल नहीं कर पाते। ग्रीड और फियर के बीच में घुसे हुए हैं हम, बुल और बियर के बीच में हम फंसे हुए हैं। तो ये चीज़ें जब थोड़ा सा ये एनालिसिस करेंगे तो शायद आपको और समझ आएगी। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट वे में इसको लिया है। मैंने 3-4 कंपनियों का एक कंपैरिजन लिया है। देखते हैं वो डेटा आप कितना उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो, और उसका फीडबैक मुझे ज़रूर चाहिए। और लास्ट वीडियो के लिए भी थैंक यू, आपके लाइक्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। यही हमें एनकरेज करेगा आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाने के लिए। देखो, ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। हम लकी हैं कि हम इस लेवल पर हैं, हम पढ़ा रहे हैं। आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी लॉ, सेबी लॉ, स्टॉक एक्सचेंज के लॉज को ही मैं पढ़ाता हूँ। और प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट में मैं 1989 से हूँ। मैं 17 ईयर्स का एज का था जब मैंने स्टॉक ब्रोकर के यहाँ जॉब ज्वाइन कर ली थी 1989 में। मे बी आप में से कुछ सब्सक्राइबर बहुत छोटे होंगे या पैदा भी ना हुए हो। मैंने 12th क्लास के बाद से स्टॉक मार्केट को ज्वाइन किया था। हर्षद मेहता का स्कैम भी देखा, केतन पारिक का भी देखा, टेक बबल भी देखा। अपने साथ भी बहुत ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे, स्टॉक मार्केट में गलतियां की, सीखा, और इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया भी है। तो जब हम इन सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो ये सेबी रेगुलेशंस और जो लॉज हैं उससे पता चलता है कि ये चीज़ें हैं। और ये डेटा कोई भी कंपनी नहीं देगी, ये सेबी ने रेगुलेशंस बना रखी हैं कि एवरी कंपनी क्वार्टरली देगी उसको। तो उस डेटा को फाइंड आउट करके मैंने फिल्टर किया है। और आज की जो वीडियो है वो हमें हमारे माइंडसेट और इन्वेस्टर साइकोलॉजी को समझने में हेल्प बहुत करने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे इस जर्नी को, देखते हैं कि उस स्लाइड्स में क्या कंपैरिजन निकल कर आता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं। ये देखिए, ये आईसीआईसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक प्राइवेट सेक्टर के टॉप लीडर बैंक्स हैं। अब आईसीआईसी बैंक में मैंने अब प्रोमोटर स्टेक को हटा दिया। मेरा मेन कंपैरिजन है 2019 से लेकर अब 23 तक। 2019 के बाद कोविड का टाइम भी आया, मार्केट में एक शॉप डिप भी आया था, बाउंस भी आया। उस पीरियड में ये फॉरेन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वाले क्या कर रहे थे और हम क्या कर रहे थे, ये ध्यान से देखना। दूसरा, जो बड़ी कंपनीज हैं हमारा पार्टिसिपेशन कम है उसमें इंडिविजुअल्स का, जो छोटी कंपनी है हमारा होल्डिंग उसमें ज़्यादा है। ये कंपैरिजन दो तरह से हमें अंडरस्टैंड करना है कि पहला, कि इसमें कोविड से लेकर अब तक के टाइम में जब मार्केट में अप डाउन हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बड़े इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या रही और हमारी क्या रही।
और बड़ी कंपनियों में हमारी होल्डिंग कम है, छोटी में ज्यादा है, ऐसा क्यों है उसको भी एक बार हम समझते हैं। देखो, आईसीसी बैंक मैंने मार्च 19 से स्टार्ट किया, 400 प्राइस था उस टाइम पर। 400 प्राइस के टाइम पर फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग थी ये 43%, म्यूचुअल फंड की 28% के आसपास थी, 16% के पास इंश्योरेंस कंपनीज की थी जिसमें 11% एलआईसी की थी, और हम इंडिविजुअल्स की थी 7.4। अब इस कंपनी में आप देखो, मार्च 19 के बाद दिसंबर 19, अभी कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था, प्राइस 540 था। दिसंबर 20, अब दिसंबर 20 में ये कोविड टाइम पर ये 250 तक भी आया आईसीसी बैंक नीचे, और वापस रिकवर भी हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग देखो आप, और बढ़ी उस पीरियड में। अब आप देख रहे हो 2%, 2%, 2% हर ईयर बढ़ती जा रही है, इवन कोविड पीरियड के बाद और बढ़ी। फिर दिसंबर 21 में कम हुई, दिसंबर 22 में फिर बढ़ गई, और अब सितंबर 23 का डेटा है, दिसंबर का भी आने वाला है। अब यहां पर 1-2% अप डाउन हो रहा है, बट उन्होंने इस 4-5 साल में अपनी होल्डिंग को वहीं का वहीं रखा। थोड़ी बहुत डाउन हुई है, ये क्यों हुई है? उस टाइम पर जो यूक्रेन रशिया वार थी, और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग थी। 22 में हुआ था वो तो, बट 20 से 21 के बीच में थोड़ी सी होल्डिंग जरूर कम हुई है इनकी, बट 20 में उन्होंने नीचे से उठाया, बाइंग की। अब हमारी म्यूचुअल फंड 27, 25, 26, 28 ये भी इसी एवरेज पर रहे। इंश्योरेंस कंपनी भी ऑलमोस्ट अपनी एवरेज पर ही रही, हम भी इस एवरेज पर ही रहे, इंडिविजुअल्स सब उसी पर रहे, ना ज्यादा बढ़े ना घटे। आईसीसी बैंक, अब जो इस पेशेंस के साथ बैठा था 400 वाला आईसीसी बैंक, आज 1000 के आसपास है। अब इसी के साथ मैं कंपेयर करूं अगर यस बैंक, छोटा सा बैंक, मार्च 19 में इसका रेट था 275, हालांकि ये इससे पहले 400 भी था, मैंने सिर्फ मार्च 19 से डेटा लिया है। उस टाइम पर फॉरेन इन्वेस्टर की 40% होल्डिंग थी, और हमारी थी 14%, बीच में म्यूचुअल फंड की 10% और एलआईसी की भी 9% के करीब थी। अब आप देखो, जब इसका बबल खुला, स्कैम का पता चला, दिसंबर 19 में विद इन 9 मंथ ये शेयर 45 रुपीज रह गया। फॉरेन इन्वेस्टर सारा बेचकर निकल गया, 40% से होल्डिंग कहां गई उसकी 15। म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, अप्रोक्सीमेट 10% से 5% पर आ गए। इंश्योरेंस कंपनीज ने बेचा, एलआईसी ने नहीं बेचा, सिर्फ वो वहां रखकर बैठी रही, और हम इंडिविजुअल की होल्डिंग 3 टाइम्स से ज्यादा हो गई। मतलब कंपनी खराब हो रही थी, समझदार लोग निकल रहे थे और इंडिविजुअल ले रहा था। वो देखता है रेट कम हो रहा है, सस्ता हो गया यस बैंक, ले लो। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने इस पीरियड में जरूर लिया होगा, आई एम डैम श्योर। क्या सोच के लिया होगा? सिर्फ कि बहुत गिर गया, 300 रुपए, 300, 400 से ये डाउन हो गया, सिर्फ ये सोच के शेयर ले लेना। हमें पहले ये क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए कि अगर एक चीज 275 थी, वो 50 रुपीज, 45 रुपीज क्यों आ गई है? हमारे माइंड में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता, बजाय हम उसको सस्ता समझ के लेने भागते हैं। अगर ये बड़े लोग बेच रहे हैं तो ये बुद्धू नहीं है, इनके पास इंटरनल न्यूज भी होती हैं, पॉलिटिकली भी लिंक होते हैं, इनके मिनिस्ट्रीज में भी लिंक होते हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर पैसा लगा रहे हैं। क्या इनके पास अंदर की खबर नहीं होती? क्या कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑडिटर्स वगैरह से इनको नहीं पता होता क्या चल रहा है? तो मैं ये जो टेबल आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ा हिंट होता है किसी कंपनी के खराब और अच्छे होने का। और इन्वेस्टर साइकोलॉजी की अब मैं बात करूंगा कि सस्ता हो रहा है इसलिए ले लो। इन्वेस्टर ने ये नहीं देखा कि ये बेच रहे हैं और हम ले रहे हैं। हमने अपना स्टेक 14%, अब देखो जब रेट ज्यादा था हमारा स्टेक 14% था इंडिविजुअल्स का, और रेट कम हो गया, हमारा 3 टाइम्स स्टेक बढ़ गया। ये कॉमन इन्वेस्टर गलती करता है, ये वो ध्यान नहीं देता सस्ता सो। अब हमने पहला पॉइंट हमारे माइंड में क्या आया कि हम सस्ता देखकर शेयर खरीदते हैं, कंपनी देखकर नहीं खरीदते, या कंपनी का नाम देख लेते हैं यस बैंक, हम नहीं देखते कि वो रेट कम क्यों आया। तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये इतना गिरा क्यों है, क्योंकि उस टाइम पर 2019 में कोई इकोनॉमी में बैड न्यूज नहीं थी, कोई कोविड नहीं आया था दिसंबर 19 तक, तब भी शेयर गिर रहा था, लोग लेते गए, एवरेज बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए। जो अब बात आ रही है एवरेजिंग आउट, वो भी निकल कर आएगी।
नेक्स्ट दिसंबर 20 में इनका 15 रहा, उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, पूरे 2020 में उन्होंने एक भी शेयर नहीं बढ़ाया अपना, और जबकि आईसीसी बैंक में 2% होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई, और यहां पर उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर ने वहीं होल्डिंग रखी। सॉरी, अब देखो हमारी होल्डिंग 48 से 26 रह गई जनवरी 20 से लेकर दिसंबर 20 में, और शेयर प्राइस रह गया ये 45 से 48। अब यहां पर क्यों रह गई? कोविड के टाइम पर पैनिक सेलिंग आई, मार्च में मार्केट डाउन हुई, बिल्कुल ही डेड हो गई, जो लोग थे होपलेस होके घबराने लग गए। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग कम क्यों होती है? म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसलिए कम हुई उस पीरियड में क्योंकि पब्लिक का ही पैसा है, लोग रिडेम्पशन कराने भी सबसे पहले भागते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड ले रखे हैं और डायरेक्ट शेयर्स ले रखे हैं तो वो म्यूचुअल फंड की रिडेम्पशन पहले कराएगा, सिर्फ पहले बंद कराएगा और वो बाद में अपने शेयर बेचेगा। तो म्यूचुअल फंड से विड्रॉल शुरू हो गई, पैनिक में रिडेम्पशन थी तो इसलिए सेलिंग प्रेशर भी आया। फिर देखो पूरे 21 ईयर में, जनवरी 21 से दिसंबर 21 में ये होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर की और कम हो गई और 18 से 13 आ गया, मतलब उनका भरोसा कम होता जा रहा है। म्यूचुअल फंड का नेग्लिजिबल पोर्शन बढ़ा और यहां पर हमारा पोर्शन और बढ़ गया, 26 से 35% हो गया। यहां पर पेनी स्टॉक, छोटे शेयर लेने की इच्छा बढ़ी। थोड़ा सा कोविड पीरियड ओवर हुआ तो जो लोग घबराकर बेच गए थे उन्होंने दोबारा लेने की सोची और उनको सस्ता मिला भी, और वाकई में ये रेट लेने का था। यहां पर जिसने लिया कोई गलती नहीं की है। उसके बाद देखो पूरे 22 में 13 से 20 तक रहा ये शेयर, पूरा जनवरी 22 से दिसंबर 22 तक 13 से 20 तक आया। यहां पर ये चुपचाप माल ले रहे थे, चुपचाप अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे थे, 8 से 24% कर गए, 3 टाइम्स होल्डिंग इन्होंने बढ़ा दी और हम जनता की होल्डिंग कम हुई। अब देखो समझदार एंटर हो रहा है और आम जनता बाहर हो रही है। उसको क्या लग रहा है ये 13, 14, 15 वाला शेयर, अब यहां इंसान थक रहा है। यहां पर आप देख रहे हो इन्वेस्टर की होल्डिंग पावर से टायर्डनेस आ रही है, वो देख रहा है निफ्टी न्यू हाई बना रहा है, ये तो चल नहीं रहा, इसको बेच के कुछ और ले लो। और जो ये सेंटीमेंट है, मैंने एक साइकोलॉजी के ऊपर मैंने पूरा अपना कोर्स डिजाइन किया हुआ है, उसमें बात मैंने की है कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी को समझ लो, इन्वेस्टर से उल्टा करो। जब सब कह रहे हैं ना बेचो बेचो बेचो, दिस इज द टाइम टू बाय। व्हेन ऑल आर सेलिंग सेलिंग सेलिंग, जस्ट स्टार्ट बाइंग। जब एवरी इन्वेस्टर बोलने लग जाए मार्केट बहुत तेज है, गिरेगी गिरेगी गिरेगी, आप बाइंग करो। और जब वो कहे कि नहीं मार्केट बहुत तेज है, हर इन्वेस्टर तेजी में आ गया, समझ लो डेंजर लेवल है। मैंने तो अपने 34 ईयर्स के एक्सपीरियंस में हर बार ये समझा है। अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है जब कॉमन इन्वेस्टर, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ही उल्टी चलती है। और स्मार्ट लोग देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, वो टाइम पर निकल गए और टाइम पर एंटर हुए, 3 टाइम्स होल्डिंग बढ़ाई और हमने यहां पर अपनी होल्डिंग बेच दी। यहां क्यों बेची कि ये टायर्डनेस थी, थकावट थी, निफ्टी फिर दोबारा 15,000 20,000 पे जा रहा है और हम बैठे हुए हैं वहां पे। अगला नेक्स्ट ईयर 23 भी पूरा इसका अराउंड 18-20 के बीच में घूमता रहा। हम लोग थके हुए हैं, वहीं बैठे हैं, हमारा लेने का इंटरेस्ट नहीं है और ये भी अभी लेकर बैठे हैं। अब क्या होगा हमें नहीं पता, बट आप मान के चलो जब एक चीज में से इतनी ज्यादा टायर्डनेस हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, वो ही टाइम होता है जहां पर ऑपरेटर लोग, बड़े लोग शेयर्स एक्युमुलेट करते हैं क्योंकि इनको लार्ज क्वांटिटी चाहिए होती है। तो ये पहला कंपैरिजन। इस कंपैरिजन से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कंपैरिजन से हमें यह समझ आया कि अच्छी स्टेबल कंपनी में कंसिस्टेंटली होल्डिंग है, फ्लक्चुएट नहीं हो रही और कंसिस्टेंटली प्राइस बढ़ता जा रहा है। अब ये जो हम सस्ते के चक्कर में घूमते हैं, पिछले 4 साल से शेयर 20 रुपए और 12-13 रुपए के बीच में घूम रहा है बस। कब चलेगा? चलेगा, हो सकता है यहां से चले तो 50-60 हो गया तो 2-3 टाइम्स रकम नजर आएगी। आपको पेनी स्टॉक लेना बंद नहीं करना, एलोकेशन करना है, सारा पैसा उसमें नहीं डालना। बस आप उतना पैसा डाल दो कि जीरो भी हो जाए तो चिंता ना हो। 10-20% अपने पोर्टफोलियो का जरूर डालो ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि ये डबल ट्रिपल होते भी टाइम नहीं लगाते। तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं आपको ये डिस्करेज नहीं कर रहा, बस मैं आपको कह रहा हूं साइकोलॉजी को समझो, अच्छी कंपनियों को जल्दी मत बेचो। अब आप देख रहे हो आईसीसी बैंक लीडर बैंक है और वो कंटिन्यूसली ग्रोथ देता जा रहा है।
कोविड टाइम में 250 टच करके भी वो 1000 हुआ है, 4 टाइम्स की रिटर्न्स देके गया है। नेक्स्ट मैंने दो अभी बैंकिंग सेक्टर को ही लिया है, आरबीएल बैंक और एयू स्मॉल बैंक। अब मेरे एक भाई ने ये कमेंट किया था कि बैंकिंग सेक्टर में प्रमोटर होल्डिंग जीरो दिखा रहे थे, जो मैंने लास्ट स्लाइड दिखाई थी उसमें बैंकों में प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। तो डियर, आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि बैंक के ऊपर आरबीआई की रेगुलेशंस चलती हैं, सेबी की प्रिवेल नहीं करती। पहली बात, कभी भी नया बैंक आता है तो प्रमोटर की होल्डिंग मैक्सिमम पहले 15% हो सकती थी, अब 25 की गई है, जबकि अदर कंपनीज में 75 हो सकती है। बैंकों में आरबीआई प्रमोटर्स को शेयर ज्यादा नहीं रखने देता। हाँ, जब वो नई कंपनी आती है तो उसको 10 to 15 ईयर्स का एक पीरियड है, उनको 25% होल्डिंग रखनी है, उसके बाद उसको जीरो करना है। और बैंक को प्रमोटर के बिना इन्वेस्टर्स के थ्रू ही चलाया जाता है। अब आपके माइंड में आएगा कि प्रमोटर नहीं है तो कौन चला रहा है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, उनके नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं। हर कंपनी में डायरेक्टर जरूरी है। पब्लिक लिमिटेड में 3 डायरेक्टर जरूरी होते हैं, जबकि लिस्टेड कंपनी में 6 डायरेक्टर चाहिए, 5 या 6। तो उसमें नॉमिनी डायरेक्टर आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाते हैं। तो कंपनियां, ये जितनी भी बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक में जीरो प्रमोटर होल्डिंग इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक था पहले, उसमें गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेचा। आईसीसी बैंक कंपनी तो 1916 की इनकॉर्पोरेटेड है, पहले ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, 100% गवर्नमेंट के पास होल्डिंग थी। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस को बेची, इंस्टीट्यूशंस के पास है और अब पब्लिक के पास है। और इसको गवर्निंग बोर्ड भी अब शेयर होल्डर ही डिसाइड करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं कौन डायरेक्टर होगा, कौन चलेगा, कौन नहीं चलेगा। तो आरबीआई की इस पे बहुत नजर रहती है और फॉरेन होल्डिंग पर भी नजर रहती है। एचडीएफसी की एक दिन फॉरेन एफडीआई लिमिट के अंडर रहती है, वो लिमिट क्रॉस हो गई। एफडीआई लिमिट होती है कि एक कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर मैक्सिमम कितने शेयर ले सकता है, उसकी भी लिमिट लगाई गई है ताकि ये लोग हमारे ऊपर कब्जा ना कर लें, हमारी कंपनियों पे वोटिंग कंट्रोल ना ले जाएं। तो फॉरेन एफडीआई आपने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट उसकी अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग लिमिट्स हैं, वो कम ज़्यादा होती रहती हैं। वो इसलिए की जाती है कि हम फॉरेनर्स को पैसा तो ले रहे हैं क्योंकि हमें ग्रीड है कि डॉलर आएंगे, फॉरेन मनी आएगी, बट ये ना हो कि उनका कंट्रोल हो जाए, तो उनको 50% से ऊपर आसानी से नहीं जाने दिया जाता। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। बट डियर, आपके माइंड में जो भी क्वेरी होगी वो क्लियर हुई होगी। क्लियर ये है कि बैंकों में जीरो होल्डिंग 15 साल के बाद करनी पड़ती है, प्रमोटर स्टेक नहीं रख सकता। यस बैंक में यही तो हुआ, राणा कपूर प्रमोटर ही तो थे जो फ्रॉड कर गए। तो बैंक में पब्लिक की लार्ज सेविंग है, तो वो प्रमोटर के हाथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देना चाह रही, आरबीआई नहीं देना चाह रहा। हाँ, शुरू में आरबीएल बैंक भी आया था, वो भी अब 15% से आया था, 30% तक गया वो। और अगर स्टेक बढ़ाना है तो आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है, अपने आप प्रमोटर अपना स्टेक नहीं ले सकता, और अल्टीमेटली उसको जीरो करना पड़ता है 15 साल के बाद, जब से कंपनी बनी है। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उस पर बहुत टाइम लग जाएगा। और एक्चुअल में ये प्रमोटर होल्डिंग तो इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं 3 घंटे की वीडियो बनाने जाऊं तो वो भी छोटी पड़ने वाली है। बट जितना मैं शॉर्ट कर सकता था, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपके बेस्ट समझ में आए, बस मेरा टारगेट यही है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने 2 बैंक लिए जो आजकल लाइमलाइट में है, आरबीएल और एयू फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो, आरबीएल का आईपीओ 225 में आया था, अभी 3-4 साल पहले ही आया पब्लिक इशू। मार्च 19 में ये 680 प्राइस था। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, अब देखो 680 प्राइस था। 18% फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक था और हमारा था 23%। म्यूचुअल फंड का भी 20 था, और इंश्योरेंस कंपनीज ने इसमें पैसा नहीं लगा रखा, और बैंकों में मैंने देखा इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पैसा नहीं लगा रही है। दूसरा, दिसंबर 19 में ये प्राइस गिरकर हो गया 345, 680 से। सेम ईयर में शेयर आधा रह गया ऑलमोस्ट। फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग यहां भी बढ़ी, हमारी कम हुई। चलो, इशू प्राइस से ऊपर था तो जिन्होंने अलॉटमेंट जिनको मिली होगी वो इस पीरियड में बेच गए होंगे कि चलो जो प्रॉफिट आ रहा है निकले हम। फिर ये 230 आ गया दिसंबर 20। कोविड के बाद भी ये अपने पब्लिक इशू प्राइस के आसपास ही घूम रहा था 2020 में। मैं इसका आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूं और बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, बस मैं चार्ट आपको दिखाना चाह रहा हूं, उससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे।
है इसका, इसको भी हटा देते हैं अभी। मैं इसको लाइन चार्ट पे कर देता हूँ। ये देखिए, इसको वीकली चार्ट पे कर देते हैं। ये देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है। ये हाईएस्ट पीक नजर आ रहा है आपको, देखिए ये हाईएस्ट प्राइस नजर आ रहा है आपको, जहां मेरा ये कर्सर जा रहा है। ये ऊपर देखिए प्राइस है 680। ये 2019 में ये प्राइस आ गया था, कोविड से पहले ही ये यहां पर आ गया था 310। कोविड के टाइम पर ये आया 107, मतलब 225 में अलॉटमेंट हुई थी और ये 107 तक आया नीचे। एक्चुअल लो और भी नीचे होगा, मैंने लाइन चार्ट लगाया हुआ है। अब पूरा 225 तक ऊपर गया और ये दोबारा अभी जून 22 में भी 80 रुपीज टच करके गया है, 80 रुपीज। इसको कैंडल चार्ट पे करोगे तो और ज्यादा बेटर नजर आएगा। मतलब इस बैंक ने कितना थकाया है हमें, इशू प्राइस पर आने में भी इसको ये 100 से लेकर 250 के बीच में अप्रोक्सीमेट घूमता रहा। अब आते हैं, देखो हमारी होल्डिंग सॉरी 23 से 20 हुई, दिसंबर 21 में ये और डाउन हुआ, हमारी होल्डिंग बढ़ गई, नीचे गिरा, पैनिक आई, मतलब लोगों ने सस्ता खरीदने की कोशिश की, सस्ता मिल रहा है, हमारी होल्डिंग बढ़ेगी। और यहां देखो फॉरेनर्स की होल्डिंग घटी। फिर 28 से 26 आया, 130 से 80 प्राइस हुआ, हमारी होल्डिंग बढ़ी। यहां हम लोग समझदारी कर रहे थे, खरीद रहे थे। बट अगर ये मार्केट ना चलती, आरबीएल बैंक इस टाइम सेंटीमेंट से ज्यादा चल रहा है रेदर देन फंडामेंटल्स, ये ध्यान रखना। अब ये देखो 28, 26, 29, ये लोग अभी भी अपनी होल्डिंग पर नहीं आ रहे। ये लोग तो ऊपर बेच के निकल गए हैं, यहां पर वो अपना माल बेच चुके हैं ये लोग। बट यहां पर हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर ने भी लॉस बुक किया होगा और दे आर वेरी शार्प, उनको पता था यहां पर वो बुक करना है तो वो बुक कर गए अपने प्रॉफिट लॉस को भी, और हमारी होल्डिंग यहां पर बढ़ती जा रही है। चलो यहां पर एक बार को कंसिस्टेंस रही। अब आते हैं एयू फाइनेंस बैंक। एयू फाइनेंस बैंक मार्च 19 में 300 था, आईपीओ प्राइस इसका 358 था, उससे नीचे चल रहा था ये भी मार्च 19 में। दिसंबर 19 में 400 हुआ ये 40 से, अब ये कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है और हमारी होल्डिंग देखो वहीं की वहीं है, कुछ भी नहीं बढ़ पा रही। 8.7 थी, 7.5 हुई, 10 हुई, 10 हुई, 7.8 हुई, और अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है हमारी होल्डिंग कम होती जा रही है। और यहां पर ये 3 इयर्स आप ध्यान से देखो, 520 से 800 प्राइस हुआ है, 33% से 40% फॉरेन स्टेक हुआ है और हमारा 10.5% से 7% रह गया। 30% हमारा स्टेक डाउन है और उनका 20% स्टेक अप है। कारण फिर वही इन्वेस्टर साइकोलॉजी कि रेट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो, कमा लो, निकल जाओ। क्योंकि जिन्होंने यहां 360 में ले रखा था ये 3 इयर्स, तो वो परेशान रहे कि उनको कोई रिटर्न नहीं आ रही। अब जहां प्राइस चलने लगेगा आम इन्वेस्टर बेच जाता है। वो व्हेन टू एग्जिट, स्टॉक मार्केट में एक बात है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू एग्जिट, व्हेन टू एग्जिट रेदर देन व्हेन टू एंटर। पैसा तो सबके पास पड़ा है, जब मर्जी जाके शेयर ले लो, बट क्या वो राइट टाइम है? और खरीदना भी आसान है, उसके बाद बेचना। हमारे साथ क्या होता है, हमने 100 रुपए का शेयर लिया, 120 हुआ, 20% आ रहा है, बेच दे भाई। और अब वो जब दूसरा कोई कंपनी का शेयर लिया, 100 वाला 130 आया, बेच दो भाई, 30% आ गया, देखा वो 200 हो गया। अब अगली बार शेयर लिया 100 वाला, वो 130 आया, नहीं बेचना कि 30% पिछली बार 200 हो गया था, वो पता चला वो 100 वाला 90 आया, 80 आया, 70 आया, हमें पता ही नहीं है एग्जिट कहां करना है। और इन स्मार्ट लोगों की आप कलाकारी देखो, इनको पता कि कहां पर एग्जिट करना है। अब देखो इस कोविड पीरियड में भी उनका स्टेक बढ़ता जा रहा है, कोविड पीरियड में भी स्टेक बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से रिसर्च टीम बोल रही है, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। यहां पर वो नहीं स्टेक बढ़ा रहे, नहीं बढ़ रहा रेट,
आरबीएल बैंक आज भी अपने इशू प्राइस के आसपास घूम रहा है। अब 2-3 महीने से जाके चला, और अब जो ये चला है सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट्स के कारण चला है, क्योंकि लोग आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई नहीं लेंगे, एयू बैंक नहीं लेंगे, वो महंगा हो गया। अब लोग क्या ले रहे हैं? साइकोलॉजी, आरबीएल ले लेते हैं, क्योंकि वो तेज हो गया, ये भी हो जाएगा। ये नहीं समझ रहे कि वो तेज क्यों नहीं हो रहा, आज भी अपने आईपीओ और प्राइस के पास क्यों बैठा है वो। मैं कोई शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, कोई शेयर ये नहीं बोल रहा बाय कर लो या सेल कर लो, प्लीज ये मान के चलो, मैं आपको सिर्फ एक इन्वेस्टर साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं कि ये आज भी आईपीओ वाला 225 के आसपास घूम रहा है, तो लोग इसको इसलिए ले जा रहे हैं, और ये पब्लिक की बाइंग से ही शेयर बढ़ रहा है, इसमें इंस्टीट्यूशंस कहीं भी नहीं आ रहे। इंस्टीट्यूशंस यहां आ रहे हैं जो एवरी ईयर अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, एवरी ईयर, और हम लोग यहां पर अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। ये हमारी साइकोलॉजी है जिसके कारण हम बड़ी वेल्थ को नहीं ले पाते। दोस्तों देखो, आप मान के चलो जो शेयर्स हैं वो नहीं बन रहे, वो जब कंपनी ने अलॉटमेंट कर दी, प्रमोटर अपने शेयर लेकर बैठा है, पब्लिक के शेयर ही आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के हाथ में, और हम वही उसी के बेस पर बेट कर रहे हैं। हम कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो जो सेल कर रहा है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, हम ले रहे हैं, तो वो क्यों बेच रहा है, ये क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा इन्वेस्टर बेच रहा है तो क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा होना चाहिए। आपने शायद एक बंदर वाली कहानी सुनी होगी, स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस है, एक बहुत सियाने पर्सन ने सुनाई थी। एक बहुत समझदार आदमी था, उसको पता था हाउ टू मेक मनी। वो एक विलेज में गया और उसने वहां विलेज में जाके एक स्कीम निकाली कि वहां विलेज में बहुत सारे मंकी थे, लोगों को परेशान करते थे, कपड़े उतार के ले जाते थे, लोगों को काटते थे, बाइट करते थे। तो वो और उसके मैनेजर ने स्कीम निकाली कि जो भी मंकी पकड़ के लाएगा उसको 100 पर मंकी मिलेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या है ये, कोई काम है? बट खाली बैठे थे लोग, किसी के घर आ गए जबरदस्ती, तो उन्होंने कहा पकड़ लो, 100 रुपये तो मिलेंगे। वो जाके दिया है और उन्होंने 100 रुपये ले लिए। नेक्स्ट वीक उन्होंने प्राइस अनाउंस कर दिया 200। अब जो लोग पहले से पकड़ के ला रहे थे उनके साथ 2-4 और लग गए, वो 200 मंकी पकड़ के लाए, 200 ले गए। अब जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको काम मिल गया। अगले वीक उन्होंने फिर 400 रेट कर दिया और मंकी आ गए। अब गांव वाले बहुत सारे लग गए इसी काम में, सबको काम मिल गया, रेट कर दिया 400 का सीधा 800, सारा गांव लग गया। अब क्या हुआ, मंकी कम होने शुरू हो गए, और वो मंकी सारे उसके पिंजरे में बंद थे मैनेजर ने। अब वो मैनेजर बार बार पूछे, बाबूजी इनका करोगे क्या, रोज ये लड़ते झगड़ते हैं, शोर मचाते हैं, आप इनको खाना खिलाते हो, करोगे क्या? उसने कहा तू बैठ जा आराम से। अब रेट उसने अगला 1000 कर दिया। अब गांव वाले आए, मंकी तो मिल ही नहीं रहे, बंदर है ही नहीं। अब उसने 100 में भी खरीदे, 200 में भी खरीदे, 400 में भी खरीदे, 800 में भी खरीदे, तो मंकी अब खत्म हो गए। गांव वाले परेशान, उनको आदत लग गई अब तो कमाई की बैठे बैठाए। तो मैनेजर ने उससे पूछा, बाबूजी इन बंदरों का करना क्या है, अब इतने सारे पिंजरे भर गए, सबको हम खिला रहे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने उसको समझाया और वो गांव से चला गया। अगले दिन गांव वाले आए मैनेजर के पास, तो मैनेजर ने कहा लाओ भाई मंकी लाओ। उन्होंने कहा मंकी है ही नहीं, कहाँ से लाएं? तो उसने कहा बाबूजी 1500 का रेट करने जा रहे हैं, और हो सकता है 2000 का भी कर दें, मंकी लाओ जैसे भी लाओ। वो परेशान, क्या करें, नहीं है। तो मैनेजर ने चुपचाप उनको साइड में बुलाया, कहता देखो बाबूजी तो गए हुए हैं बाहर मेरे बॉस, तो मैं आपको ये मंकी 1000 में दे देता हूँ। जब बॉस वापस आएंगे तो वो सीधा 1500 से 2000 के बीच में प्राइस निकालेंगे कोई, तो तुम 1000 में ले जाओ, मैं कहूँगा पिंजरा खुला रह गया था, भाग गए। और उसने सबको 1000 में वो मंकी दे दी, गांव वालों को पैसे लिए, और वो भी साइड। अब गांव वाले आए अगले दिन कि भैया ये हमारे मंकी, ना वहां पर मैनेजर, ना बॉस, ना कुछ, कंपनी साफ। अब जो मंकी वो 100-200 रुपए में बेच रहे थे, 1000 रुपए में वापस खरीद कर बैठे थे। यही कहानी है शेयर बाजार में। स्टॉक कम है, माल एक दूसरे के हाथों में ही जा रहा है, बड़े लोग बैठे हैं लेकर, छोटे लोग उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। शायद टाइम लगे इस कहानी को समझने में, समझना। देखो प्याज का रेट कम क्यों होता है जब सप्लाई ज्यादा आती है, पर प्याज का रेट मेंटेन हो जाता है ऑनियन का, क्यों? वो वहां पर दोबारा प्याज की कल्टीवेशन हो रही है, एग्रीकल्चर क्रॉप हो रही है। बट शेयर्स रोज नहीं बन रहे, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ही जा रहे हैं।
लाइक मोंकी अब रिलेट कर लेना। चलो आगे। नेक्स्ट मैंने एक कंपनी ली सीमेंस, आपने सुनी होगी, और सुजलॉन, दोनों का कंपैरिजन किया मैंने। सीमेंस जनवरी 8 की मैंने रेट लिया 835 थी जनवरी 8 में। 7% फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग थी और इंडियन इन्वेस्टर की थी 15%। मार्च 19 में ये 2% रह गई, फॉरेन इन्वेस्टर ने कम कर दी क्योंकि इसका प्रमोटर ही बाहर के हैं, फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन स्टेक है, और 9% हमारी भी कम हुई। अब देखो दिसंबर 19 में रेट बढ़ा, इनकी होल्डिंग बढ़ी 2.20 से 4.3 हुई, ऑलमोस्ट डबल हो गई होल्डिंग। हमारी होल्डिंग वहीं की वहीं रही, थोड़ी सी कम हुई। रेट 1100 से 15 हुआ। अब कोविड टाइम में ये 1500 का 1500 ही रहा, इनकी वहीं रही होल्डिंग, हमारी थोड़ी सी और कम हुई। 1500 से 23 हुआ, इनकी होल्डिंग बढ़ रही है और हमारी होल्डिंग कम हो रही है। आप देख रहे हो 1575 से प्राइस हो गया 2300, इनकी होल्डिंग हो गई 4.2% से 5.4%, 1.2% इंक्रीज हुई और हमारी होल्डिंग यहां पर 0.4 कम हुई। नेक्स्ट रेट बढ़ा 22 में 23 से 2800, ये अभी भी खरीद रहे हैं, 1.3% और बढ़ाई हमने और कम कर दी, और हमारा शेयर ही तो इनके पास जा रहा है। कंपनी बना के तो शेयर नहीं दे रही, इनको नया लॉट नहीं कर रही, शेयर किसके जा रहे हैं हमारे, हम फटाफट निकल रहे हैं। 2820 से 4000, 1% बढ़ी है, हमारा और स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है। अब ये बात, इसके बीच में बोनस भी 1:1 आया है इसमें। अब ये सीमेंस की बात कर रहा हूं मैं कि 811, अगर मैं 2019 से भी लूं तो 1100 वाला प्राइस 4000 है, और फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? वंदे भारत, इसमें सप्लाई है इनकी। वंदे भारत को अब एक्सपोर्ट ऑर्डर इंडिया से मिलने लग गए हैं। वंदे भारत ट्रेन इंडिया में बन रही है 100%, इट इज अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री, और उसमें सीमेंस के भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। वंदे भारत सक्सेसफुल हो रही है, और अब तो उज्बेकिस्तान या अजरबैजान, पता नहीं कुछ कंट्रीज ने डिमांड की है कि आप हमें सप्लाई करो। इंडिया अभी इस सिचुएशन में ही नहीं है, और आने वाले टाइम में इंडिया ये ट्रेन बेचेगा बनाकर। हमारी मेट्रो सब उसमें ये पार्ट्स लग रहे हैं, और वो आज हम 100% मेट्रो के कोच अपने पास बना रहे हैं सारे। अब यहां देखो सुजलॉन इसी सेक्टर की कंपनी है। जनवरी 8 मैंने क्यों लिया? इसलिए क्योंकि उस टाइम पर ये 420 था, 420 का प्राइस था जनवरी 8 में। 22% स्टेक था फॉरेन इन्वेस्टर का। मार्च 19 में ये 5 रुपीज था, फॉरेन इन्वेस्टर का स्टेक था 16%। हमारा आप देखो जनवरी 8 में 6% था जब 420 रेट था, जब 5% रह गया तो इंडियन इंडिविजुअल आ गए 37% पे। हर कंपनी की कहानी यही मिलेगी, जिसका रेट कम है इंडियन इंडिविजुअल इन्वेस्टर ज्यादा होगा, फॉरेन इन्वेस्टर कम होगा, म्यूचुअल फंड कम होंगे। उसका कारण ही यही है कि हमारी साइकिल बनी हुई है, छोटा शेयर खरीदना है, सस्ता खरीदना है। अब आप देखो दिसंबर 19 में सिर्फ 1 रुपी 70 पैसा था रेट। फॉरेन इन्वेस्टर की और होल्डिंग कम हुई, 5 रुपीज से 2 रुपीज आ गया, 1.7 आ गया, ये तब भी बेच रहे हैं, और हमारी होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हुई कोविड के पैनिक के कारण। 1.7 से 5.85 हुआ, इनकी होल्डिंग वहीं रही, हमारी भी वहीं रही। 5.8 से 9 हुआ, इनकी होल्डिंग और कम हुई, हमारी होल्डिंग बढ़ी। यहां पर अब पैनी बाइंग आई है। यहां पर भी लोगों ने क्या देखा कि अब कोविड ओवर है, मेट्रो अच्छी चल रही है, ऑर्डर सीमेंस को भी मिल रहे हैं, सारी कंपनियों को मिल रहे हैं, इनका भी विंड एनर्जी का काम है, काम मिलेगा। आगे 9 से 10 रहा ये पूरे 22 में, हमारी होल्डिंग और बढ़ गई। अब देखो ये पीरियड, हमारी होल्डिंग क्यों बढ़ी? क्योंकि सीमेंस हम नहीं ले सकते थे, बाकी पावर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की चीजें सब महंगी हो गई थी, तो हमने यहां लेना शुरू कर दिया, और अब ये रेट अचानक से 38 हुआ है, और लास्ट 6 मंथ में ही ये डबल हुआ है, 20 से 38 हुआ है। और डबल सिर्फ इसीलिए हुआ है कि हम लोग खरीदे जा रहे हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर भी यहां पर स्टेक बढ़ा रहा है। दिस इज पॉजिटिव साइन कि फॉरेन इन्वेस्टर ने अब 10 रुपी में लिया है, 20 में लिया है, 15 में लिया, 100% उन्होंने उसी में लिया होगा। अब हम लेने आ रहे हैं यहां पर, बट यहां पर हमारा स्टेक कम हुआ है,
वो कम इसलिए हुआ है कि यहाँ पर जिन लोगों ने खरीदा था मे बी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की हो कि 10, 15, 20 में जिन्होंने खरीदा 35, 38 में उनको लगा 100% की रिटर्न आ रही है, निकल जाओ। यहाँ पर अब देखो अगेन फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ रही है, हमारी कम हो रही है। अब हम फिर उल्टा कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर यहां पर खरीद रहा है, हम यहां पर बेच रहे हैं। अब दिसंबर की एक्चुअल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा क्या होता है। देखा अगेन वही हुआ कि समझदार आदमी अपना स्टेक बढ़ा रहा है, हम निकल रहे हैं। अगली लास्ट कंपनी है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई और टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपका। टीसीएस हमारी आईटी के नंबर 1 कंपनी, लीडर कंपनी है। जनवरी 8 में 120 रेट था, सिर्फ 120। 2 बोनस दे चुकी है, 1:1, 1:1, मतलब 120 में जिसने शेयर खरीदे थे उसके 100 शेयर के 300 शेयर तो वैसे ही हो चुके हैं। सॉरी 400, 1:1 के 2 रेश आए, डिविडेंड छोड़ दो। मार्च 19 में रेट था 2000, फॉरेन होल्डिंग 15%, हमारी 3.65। दिसंबर 19 में 15, हमारी 3.5, ऑलमोस्ट बराबर चल रही है, नो चेंज। 21 में भी नो चेंज। 22 में फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग कम हुई है, हमारी बढ़ी है। 22 में फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग इसलिए कम हुई है कि अमेरिका में आईटी रिसेशन आया है, तो आईटी का माना जा रहा था कि रिसेशन पीरियड है, तो फॉरेन इन्वेस्टर अभी यहां नहीं ले रहा, बट हमने यहां पर लिया है, हमारे म्यूचुअल फंड्स ने लिया है, प्राइस बढ़ा भी है। बट आप मान के चलो जो जनवरी 8 में 120 में लेकर बैठा था 100 शेयर, उसके 400 हो चुके हैं। और अगर उसने 100 शेयर 12,000 के लिए थे तो आज 400 शेयर 3800 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो कितना पैसा हो चुका है, डिविडेंड अलग आ रहा है। अब मेन जो मैं बात करने जा रहा हूं, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन, HFCL। जनवरी 8 में 25 रेट था, और अगर ईयर 2000 में जो लोग स्टॉक मार्केट में थे, टेक बबल जब आया था, उस टाइम पर इसका रेट 2500 था। ये शेयर 2500 होता था 2000 में। पेंटा मीडिया, सिल्वर लाइन, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, 3 शेयरों ने आग लगाई थी, ये 2-2 हजार रुपए हो गए थे। 2500 से एक साल में ही ये नीचे आ गए थे वापस, जब ये केतन पारेख का बबल खत्म हुआ था। और आज भी 2500 वाला कोई ना कोई भाई लेके बैठा होगा शेयर, 2000 में लेके बैठा होगा, 1500 में लेके बैठा होगा, 1000 में लेके बैठा होगा, या बेच गया होगा। अब देखो कहानी, 19 फॉरेन स्टेक 5.75 है सिर्फ, और हमारा कितना है देखो 31%। हाईएस्ट स्टेक हमारा है, यहां पर नहीं है हमारा टीसीएस में, यहां पर है 31% स्टेक हमारा, और फॉरेन इन्वेस्टर ओनली 5.75। दिसंबर 19 में भी 6.5, हमारा 30, रेट आ गया 17। दिसंबर 20 में 25, इनका 1.66, हमारा और बढ़ गया 70 रेट हुआ। देखो एकदम से इनके जंप आया, 1.66 से 8.1 हुआ, रेट 25 से 78 हुआ, हमारी होल्डिंग कम हुई। हमारे कुछ समझदार भाई होंगे जो 2020s में ले चुके होंगे, उनको डबल पैसा मिल रहा था, निकल गए वो। या जो इतने 10 साल का लेके बैठा था उसको लगा 20 के 40 मिल रहे हैं, बेचो कुछ और ले लो। उसके बाद देखो 73, पूरे 22 में ये 73 के आसपास रहा, हमारा स्टेक वहीं का वहीं चल रहा है अब 34। अब यहां देखो 23 में स्टेक 2% और बढ़ाया है फॉरेन इन्वेस्टर ने, हमने घटा दिया, शेयर अब 84 हो चुका है। मतलब आम जनता निकल रही है, समझदार एंटर हो रहे हैं। अब आप इसको अपनी सिचुएशन, अपनी होल्डिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट से एक बार कंपेयर करना, मुझे बताना कि क्या इन्वेस्टर साइकोलॉजी पर और बात होनी चाहिए कि नहीं। हमें साइकोलॉजी से पहले लर्निंग की जरूरत है। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर विदाउट लर्निंग काम कर रहे हैं, और जो ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन में घुस चुके हैं वो तो खुली आग के साथ खेल रहे हैं। चाहे वो टेलीग्राम चैनल पे उनको टिप्स मिल रही हैं, चाहे मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। नहीं है, आसान नहीं है। हम क्विक मनी चाहते हैं बस। बट समझदार लोग, क्या इनके पास पैसे की कमी है? क्या ये फ्यूचर ऑप्शंस नहीं कर सकते, डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इंट्राडे नहीं कर सकते, कॉल पुट नहीं कर सकते? कॉल पुट करते हैं, फॉर हेजिंग पर्पस करते हैं। हेजिंग के बारे में मैं बताऊंगा कि हेजिंग होती कैसे। कॉल पुट एक्चुअल में बनी तो हेजिंग के लिए थी, हम घुस गए उसको ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल टूल है कॉल पुट्स हेजिंग के लिए, बट हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, और हम कर रहे हैं ट्रेडिंग और खराब हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने डेटा कलेक्शन किया वो आपके लिए फ्रूटफुल और यूजफुल रहेगा।
इस कंपैरिजन से आप कुछ एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ावा देने की तरफ बढ़ोगे, स्टडी करोगे। पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, आप देख रहे हो शेयर कहाँ के कहाँ जा रहे हैं। इससे बेटर रिटर्न्स कहीं नहीं है। इस समुंदर में, इस ओशन ऑफ मनी में हम बैठे हैं, हमारे ऊपर है कि हम कैसे कमा पाए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।